नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहारी कॉमर्स अड्डा पर। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, बोर्ड एग्जामिनेशन काफी करीब आ गया है। जनरली फरवरी महीने के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है और अभी नवंबर 2024 चल रहा है, मतलब 3 महीने बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो चलिए, एग्जाम की तैयारी हम लोग करते हैं बिल्कुल यूट्यूब के सहारे, यूट्यूब के हेल्प से। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वैसे सारे स्टूडेंट के लिए जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। और यह जो क्वेश्चन है जनरली सभी बोर्ड्स में आ ही जाते हैं, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई, उत्तर प्रदेश बोर्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का टॉपिक है व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर इसको हिंदी में बोले तो आय व्यय खाता क्या है, या आय व्यय खाता का अर्थ क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन और अधिक से अधिक 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा। आज का टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाएगा, एमसीक्यू को भी कवर कर लेंगे आप, और आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मीनिंग, नीड एंड आइटम्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग समझने का कोशिश करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, इट इज द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर एंड इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब यह एक ऐसा अकाउंट है जिसमें एक संगठन के निश्चित अवधि के आय व्यय को लिखा जाता है। यह एक ऐसा अकाउंट है जिसमें एक संगठन के निश्चित अवधि के आय व्यय को लिखा जाता है, और जनरली ये बनाया जाता है अकाउंटिंग ईयर के एंड में, अकाउंटिंग ईयर के अंत में इसको बनाया जाता है। मतलब ये आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किस प्रकार के इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। तो यहाँ पे इस अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के इनकम्स और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स को लिखते हैं। रेवेन्यू नेचर के इनकम्स के कुछ एग्जांपल्स मैं बता दूं, जैसे सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, डोनेशन, इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स टिकट्स, इनकम फ्रॉम चैरिटी। हाँ, ये सब रेवेन्यू नेचर के इनकम्स हैं। और रेवेन्यू नेचर के कुछ एक्सपेंडिचर्स के एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, जैसे सैलरीज, ऑनोरेरियम, हाँ, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये सारे के सारे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट में कैपिटल नेचर के किसी भी आइटम्स या ट्रांजैक्शंस को नहीं लिखते हैं। ना ही कैपिटल नेचर के इनकम को लिखते हैं और ना ही कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। और मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूं कि वैसे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, और आप इस वीडियो को देखकर आप नोट्स भी बना सकते हैं हिंदी में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है, दिस अकाउंट इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक वैसा ही अकाउंट है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। मतलब आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था क्लास 11th में ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में, तो जिस प्रकार से एक व्यापारिक संगठन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से एक गैर लाभकारी संगठन अथवा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए जाते हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक सिमिलर टाइप का अकाउंट है। आगे की बात करें, इन दिस अकाउंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू इनकम्स ऑफ द ईयर फॉर विच इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आर टेकन। बोला इस अकाउंट में, अभी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के इनकम और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को लिखते हैं जिसका कंसर्न ईयर से संबंध है। मतलब ये कि कोई भी रेवेन्यू इनकम, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिलेटेड साल से संबंधित है, जिस साल का आप अकाउंट बना रहे हैं, उस साल के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप उस रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखेंगे। आगे की बात करें, दैट मीन्स एनी अमाउंट ऑफ दीज आइटम्स pertaining to either previous year or next year are not considered। मतलब ये कि इस बात को समझना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ उसी साल के इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखेंगे जो उस साल से संबंधित है। मतलब पिछले साल का कोई रेवेन्यू इनकम है
या फ्यूचर वाले साल का, भविष्य वाले साल का कोई रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर है तो उसको नहीं लिखेंगे। जैसे अगर आप 2024-25 अकाउंटिंग ईयर से संबंधित, 2024-25 फाइनेंशियल ईयर से संबंधित इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें केवल और केवल 2025-26 से संबंधित रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखेंगे। इसमें 2023-24, 2025-26 के रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर को नहीं लिखेंगे। मतलब जिस साल का इनकम एक्सपेंडिचर आप बना रहे हैं केवल और केवल उसी साल से संबंधित रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंडिचर को आप लिखेंगे। भविष्य वाले साल मतलब नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकम को हम लोग करंट ईयर में नहीं लिखेंगे। आगे की बात करते हैं। आगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे द बैलेंस अमाउंट ऑफ दिस अकाउंट इज आइदर सरप्लस और डेफिसिट। मतलब ये इस अकाउंट का जो बैलेंस है, मतलब एंड रिजल्ट, जब आप इस अकाउंट में सारे रेवेन्यू इनकम और सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिख लेंगे तो फाइनली आप कंपेयर करेंगे, इनकम साइड और एक्सपेंडिचर साइड के टोटल को कंपेयर करेंगे। अगर इनकम साइड का टोटल अधिक आया एक्सपेंडिचर साइड से तो सरप्लस आएगा, वहीं दूसरी ओर अगर एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा होगा इनकम से तो डेफिसिट होगा। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो एंड रिजल्ट है, अंतिम परिणाम है, वो क्या होगा, या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। तो सरप्लस तब होगा जब इनकम साइड का टोटल ज्यादा होगा और डेफिसिट तब आएगा जब एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे की बात करते हैं। इफ द इनकम साइड ऑफ दिस अकाउंट एक्सीड्स द एक्सपेंडिचर साइड द डिफरेंस इज सरप्लस। जो भी मैंने चर्चा किया था, इनकम साइड ज्यादा हुआ तो सरप्लस, उसी के उल्टे उसके विपरीत इन केस द एक्सपेंडिचर साइड एक्सीड्स द इनकम साइड द डिफरेंस इज डेफिसिट। वही बात जो भी मैंने आपको बताया, इनकम साइड ज्यादा तो सरप्लस आएगा, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा हुआ तो डेफिसिट आएगा। स्टूडेंट्स, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कब बनाते हैं, अकाउंटिंग ईयर के एंड में। कारण क्या है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट, आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। आप देखिए फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए अब हम लोग समझेंगे आय व्यय खाते की विशेषताएं। आय व्यय खाते की विशेषताएं मतलब फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप देखिए सबसे पहला फीचर क्या है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब एक गैर व्यापारिक संगठन आय व्यय खाते को बनाता है। स्टूडेंट्स, आप इस बात को, जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो आप नोट्स भी बना सकते हैं। मैं इसका जो मीनिंग बता रहा हूं, जैसे मैं बताया कि ये आय व्यय खाते की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आय व्यय खाते की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट अंग्रेजी में नॉन ट्रेडिंग कंसर्न प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर उसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक गैर व्यापारिक संगठन के द्वारा बनाया जाता है एंड इट इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इसको सेकंड पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि यह लाभ हानि खाते के जैसा होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। आगे क्या है, सेकंड पॉइंट यहां पर देखिए, इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। मतलब सामान्यतः इसको कब बनाते हैं, तो सामान्यतः इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को अकाउंटिंग ईयर के अंत में बनाते हैं, अकाउंटिंग अवधि के अंत में बनाते हैं, लेखांकन अवधि के अंत में बनाते हैं, अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाते हैं। मतलब जनरली 31 दिसंबर या 31 मार्च को बनाया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बोला कौन से बेसिस पर बनाते हैं, एक्रूअल बेसिस पर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है। बोला एक्रूअल बेसिस क्या होता है, इसमें कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों ही को लिखते हैं। जैसे कैश बेसिस में क्या टर्म होता था कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपने पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कैश बेसिस पर बनाया जाता है, लेकिन ये एक्रूअल बेसिस पर। मतलब ये कि
इसमें जो भी आइटम आप लिखते हैं वो कैश आइटम भी हो सकता है, कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। आगे की बात करें, चौथा, इट रिकॉर्ड्स नॉन कैश आइटम्स एज वेल एज, मतलब ये कि ये नॉन कैश और कैश दोनों प्रकार के आइटम्स को रिकॉर्ड इसमें किया जाएगा। उसके बाद क्या है, ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर आर इंक्लूडेड एंड कैपिटल आइटम आर एक्सक्लूडेड। इसमें केवल रेवेन्यू नेचर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को लिखेंगे, कैपिटल नेचर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को यहां नहीं लिखेंगे। फिर से पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले भी पढ़ चुके थे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को लिखेंगे, कैपिटल नेचर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को नहीं लिखेंगे। तो क्या नहीं लिखेंगे, तो जैसे लिगेसी नहीं लिखेंगे, एंडोमेंट फंड नहीं लिखेंगे, स्पेसिफिक फंड नहीं लिखेंगे, फर्नीचर मशीन कंप्यूटर ये सब नहीं लिखेंगे। केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के इनकम और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को लिखेंगे किस अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आगे की बात करें, छठा पॉइंट, द सरप्लस और डेफिसिट बैलेंस एट द एंड ऑफ इट इज देन ट्रांसफर टू कैपिटल फंड अकाउंट। अब ध्यान से सुनिए, बोला जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे आइटम्स को लिख लेंगे तो उसका अंतिम परिणाम जब कंपेयर करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम के टोटल और एक्सपेंडिचर के टोटल को कंपेयर करेंगे, तो जो एंड रिजल्ट अंतिम परिणाम आएगा वो या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट। उस सरप्लस या डेफिसिट को कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल फंड में। और कैपिटल फंड कहां लिखा होता है, बैलेंस शीट में। कहां लिखा होता है, बैलेंस शीट में। तो ध्यान से समझिए कि अगर सरप्लस आया है तो बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड करेंगे, और अगर डेफिसिट आया है तो बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में इस डेफिसिट को माइनस करेंगे। आगे की बात करें, सातवां पॉइंट, इट डजंट स्टार्ट विथ एन ओपनिंग बैलेंस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओपनिंग बैलेंस के साथ शुरू नहीं होता है। आगे की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा। इस बात की गारंटी है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की विशेषताएं क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और यहां से कई सारे एमसीक्यूज, 3, 4 या 2 एमसीक्यूज आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को मेरा ये एफर्ट, मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस आपको जाए नए वीडियोस के, उस वीडियो को आप टाइम पर देख पाए। और हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।